नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का चौथा अध्याय जो कि है कृषि। और आज के भाग में हम प्रमुख रूप से भारत की 3 फसल ऋतुओं के बारे में समझने वाले हैं। 3 फसल ऋतुएं जिन्हें हम रबी, जायद और खरीफ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम भारत की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में बेसिक बातें समझने वाले हैं। कौन कौन सी प्रमुख फसलों के बारे में बात करने वाले हैं? गेहूं, चावल, अलग अलग मोटे अनाज, इसके अलावा मक्का और दालें, इन फसलों के बारे में बेसिक बातें करने वाले हैं। तो आज के इस भाग में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या विकसित होने वाली, हम समझ पाएंगे कि ये सस्य ऋतुएं या फसल ऋतुएं क्या होती है। इन 3 फसल ऋतुओं के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, किस मौसम में इन्हें बोया जाता है और किस मौसम में इसे काटा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के भाग को और समझते हैं ये शस्य ऋतुएं क्या होती है और कौन कौन सी है। हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग भौतिक विविधता है और अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक विविधता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हमें अलग अलग भौतिक दशाएं देखने को मिलती है, जैसे कि उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है, मध्य में मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण के एक बड़े हिस्से में पठारी हिस्सा है। इसी प्रकार पश्चिमी हिस्से में थार का मरुस्थल है। कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है। मिट्टी भी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की है और सांस्कृतिक रूप से भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों की विविधताएं अलग अलग प्रकार की है। तो चूंकि भारत भौतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक विविध देश है, इसीलिए भारत में अलग अलग प्रकार की कृषि पद्धतियां भी हमें देखने को मिलती है और अलग अलग शस्य प्रारूप भी हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न। खाद्यान्न मतलब वो अन्न जिसे हम खाते हैं, जैसे कि प्रमुख रूप से गेहूं, चावल और अलग अलग प्रकार के मोटे अनाज। इसी प्रकार रेशेदार फसल जिसमें प्रमुख रूप से कपास और जूट आते हैं। इसी प्रकार अलग अलग सब्जियां बोई जाती हैं, अलग अलग फल का उत्पादन किया जाता है और अलग अलग प्रकार के मसालों का उत्पादन भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ऋतुओं के हिसाब से किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है और इस ऋतु में कौन सी फसल काटी जाती है, उसके हिसाब से भारत में प्रमुख रूप से 3 फसल ऋतुएं हैं, जिसे हम रबी, खरीफ और जायद के नाम से जानते हैं। एक एक करके इन तीनों शस्य ऋतुओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है रबी की फसल ऋतु। रबी की फसल ऋतु में प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये फसलें आती है। रबी की जो फसल है वो प्रमुख रूप से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन महीनों में बोई जाती है और अगले साल अप्रैल, मई के आसपास इन्हें काटा जाता है। तो प्रमुख रूप से इन्हें शीत ऋतु में बोया जाएगा और ग्रीष्म ऋतु आते आते इनको काट लिया जाएगा। तो इन्हें शीत ऋतु में बोया जाएगा मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इसे ग्रीष्म ऋतु आते आते काट लिया जाएगा जैसे कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में। इसमें प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये प्रमुख फसल है और उसमें भी सबसे प्रमुख फसल है रबी की फसल, गेहूं की फसल। प्रमुख रूप से रबी के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत का जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये हिस्से रबी की फसलों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। शीत ऋतु में जो बारिश होती है, जिसे हम मावट भी कहते हैं, वो इस रबी की फसल के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा मददगार होती है। यानी कि सर्दियों में यदि बारिश हो गई तो रबी की फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है और प्रमुख रूप से गेहूं का फसल अच्छा होता है। अच्छा, ये सर्दियों में बारिश होती क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ।
यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक पानी का हिस्सा है, एक समुद्री हिस्सा है जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है। तो भूमध्य सागर से ही प्रमुख रूप से सर्दियों में ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में बारिश करते हैं, जो कि रबी की फसल के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। अच्छा, रबी की फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति की वजह से भी बहुत ज्यादा हुआ है। हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होना, प्रमुख रूप से गेहूं और चावल, इन दो खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होना। ये कब होती है? भारत में 1960-70 के दशक में होती है। 1960-70 के दशक में होती है। और ऐसा क्यों होता है? भारत में खाद्यान्नों की कमी आ गई थी और हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था इन खाद्यान्नों के लिए। तो एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हुए श्री एम स्वामीनाथन जी। तो इनके नेतृत्व में उच्च उपज वाले बीज लाए गए, प्रमुख रूप से गेहूं और चावल के। सिंचाई की व्यवस्था का विस्तार किया गया। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके चावल और गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया गया, जिसे हरित क्रांति बोला जाता है। और इस हरित क्रांति की वजह से भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और आज तो हम दूसरे देशों को खाद्यान्न निर्यात करते हैं। तो रबी की फसल, प्रमुख रूप से गेहूं की फसल में बहुत ज्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई इस हरित क्रांति की वजह से। दूसरी सस्य ऋतु है खरीफ। खरीफ में प्रमुख रूप से चावल आएगा, जो कि भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा अलग अलग मोटे अनाज जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। इसके अलावा मूंगफली भी खरीफ की फसल है। कपास, जूट, सोयाबीन, ये भी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? मानसून जब आने वाला होता है, प्रमुख रूप से जून जुलाई में इन फसलों को बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में इन फसलों को काटा जाता है। तो मानसून के आगमन के साथ इन्हें बोया जाता है और इन्हें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान काट लिया जाता है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? जैसा कि अभी हमने देखा, चावल हो गए, अलग अलग प्रकार के मोटे अनाज जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। इसके अलावा मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट और अलग अलग प्रकार की दालें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। खरीफ में सबसे इंपॉर्टेंट फसल भारत के संदर्भ में बात की जाए तो चावल है। और चावल प्रमुख रूप से भारत में किन क्षेत्रों में उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। साथ ही पंजाब और हरियाणा भी चावल के उत्पादन में एक प्रमुख स्थान रखते हैं और प्रमुख रूप से हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा में चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक कृषि वर्ष में चावल की 3 फसलें ली जाती है, धान की 3 फसलें ली जाती है और इन 3 फसलों को बोला जाता है औस अमन बोरो। तो पूछा जाए औस अमन बोरो क्या है, तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मुख्य रूप से इन 3 राज्यों में एक साल में चावल की, धान की 3 फसलें ली जाती है, उन्हें ही औस अमन बोरो बोला जाता है। तीसरी शस्य ऋतु है जायद। जायद में प्रमुख रूप से पानी वाले फसलें आती है। पानी वाली फसलें मतलब जिनमें हम कहते हैं बहुत ज्यादा पानी मिलता है। खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी और अलग अलग प्रकार की सब्जियां जायद ऋतु के अंतर्गत आती है। जायद जो है वो रबी और खरीफ के बीच की फसल है। प्रमुख रूप से गर्मियों में इसे बोया जाता है। तो जायद रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। प्रमुख रूप से तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, अलग अलग प्रकार की सब्जियां और चारे की फसल भी प्रमुख रूप से जायद की फसलों के अंतर्गत आती है। एक अलग सी फसल है गन्ना। गन्ना प्रमुख रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन गन्ने को तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। एग्जैक्ट बोला जाए तो लगभग 14 महीने का समय लगता है गन्ने की फसल को तैयार होने में और गन्ने में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। अब ये तो थी शस्य ऋतुएं। भारत में 3 प्रमुख
फसल ऋतु है। अब देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख फसलों के बारे में, जिसमें हमें जानना है चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, अलग अलग मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, इनके बारे में, अलग अलग दालों को समझना है, गन्ने के बारे में कुछ आधारभूत बातें करनी है, इसके अलावा तिलहन के बारे में समझना है, चाय, कॉफी, कपास, जूट, रबड़, इन फसलों के बारे में हमें बात करनी है। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, बागवानी फसलें बोई जाती है, रेशेदार फसलें बोई जाती है, रबड़ बोया जाता है, मसाले लगाए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि भारत की भौतिक विशेषताएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की है, जिसकी वजह से कृषि पद्धतियां भी अलग अलग है। तो भारत में मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की, कहीं जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, कहीं काली मिट्टी मिलेगी, कहीं सूखी मिट्टी मिलेगी, रेतीली मिट्टी मिलेगी, कहीं वन्य मिट्टी मिलेगी। तो मिट्टी की विविधता है। जलवायु भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की है। कहीं तापमान बहुत ज्यादा होता है, कहीं तापमान बहुत कम होता है, कहीं बारिश बहुत ज्यादा है, कहीं बारिश बहुत कम है। तो इसकी वजह से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम समझते हैं चावल के बारे में। तो चावल हमने देखा कि एक खरीफ की फसल है और भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अपने खाने के रूप में चावल का इस्तेमाल करता है। चावल को उगाने के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए, अच्छा खासा तापमान होना चाहिए, और भारत चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। चीन में चावल सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है चावल। ये एक खरीफ फसल है और चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में हम यानी कि भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? भारत के उत्तर में स्थित अपना एक पड़ोसी देश चीन। इसके लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। ज्यादा तापमान होगा तो चावल की पैदावार होती है। प्रमुख रूप से 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होना चाहिए। साथ ही आर्द्रता यानी कि बारिश भी अच्छी खासी होनी चाहिए। वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो इसमें 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश चाहिए होती है। तो पूछा जाए कि क्या चावल के लिए ज्यादा तापमान चाहिए, तो अपना जवाब होगा हाँ। क्या चावल को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो अपना जवाब होगा हाँ। तो पानी और तापमान दोनों ही ज्यादा चाहिए चावल के लिए। प्रमुख रूप से कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र है चावल के? जो डेल्टा वाले क्षेत्र होते हैं। डेल्टा वाले क्षेत्र मतलब नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ लाई गई मिट्टी को जहां बिछा देती है, उसे डेल्टा क्षेत्र बोला जाता है। तो डेल्टा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, वहां पर आपको चावल का उत्पादन बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगा। तो भारत के जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, उत्तर और उत्तर पूर्वी जो बड़े बड़े मैदान है, वहां पर चावल का उत्पादन आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगा। हाँ, अभी हमने देखा कि ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है, लेकिन वर्तमान में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन हमें देखने को मिल रहा है। तो फिर पानी की उपलब्धता कैसे निश्चित की जा रही है? सिंचाई के माध्यम से। कुओं का पानी, नलकूपों का पानी, नहरों का पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके चावल का पैदावार किया जा रहा है। और ऐसी पैदावार हमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है और राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर चावल का उत्पादन इस प्रकार देखने को मिल रहा है, कृत्रिम रूप से पानी दिए जाने के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से। दूसरी इंपॉर्टेंट फसल है गेहूं। तो चावल के बाद दूसरी प्रमुख भारत की खाद्यान्न फसल है गेहूं। गेहूं हमने देखा कि रबी की फसल है, यानी कि प्रमुख रूप से इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसको मध्यम प्रकार का तापमान और मध्यम प्रकार का बारिश चाहिए। हाँ, बारिश जो है वो सुवितरित होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत तेज बारिश हो या बहुत कम बारिश हो, बराबर मध्यम प्रकार की सुवितरित बारिश चाहिए। तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है गेहूं, और मुख्य रूप से भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में ज्यादा उगाई जाती है। मैप के माध्यम से हमने देखा था। ये एक रबी की फसल है, शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो इसको पकने के समय खिली धूप की जरूरत होती है और वार्षिक वर्षा जो है वो मध्यम प्रकार की है, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। लेकिन ये बारिश जो है वो समान रूप से वितरित होनी चाहिए, सुवितरित रूप से होनी चाहिए। प्रमुख रूप से
उत्तर पश्चिम में जो गंगा सतलुज का मैदान है, भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, और इसमें भी जो गंगा सतलुज का मैदान है, प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, यहां पर गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। और साथ ही दक्कन, दक्कन मतलब ये दक्षिण का जो पठारी हिस्सा है, भारत के दक्षिणी हिस्से का पठारी हिस्सा, इसकी काली मिट्टी वाले क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। राज्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये भी गेहूं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट फसल है मोटे अनाज, लेकिन ये एक ही फसल नहीं है, इसमें प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। एक एक करके इन तीनों फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन तीनों फसलों को मिलाकर बोला जाता है मोटे अनाज। इनको मोटे अनाज बोलने का मतलब ये नहीं हुआ है कि इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इनफैक्ट ये पोषक तत्वों में प्रचुरता लिए होते हैं। जो लोग पोषक तत्वों की कमी से जूझते हैं, डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप मोटे अनाज का इस्तेमाल ज्यादा करो। प्रमुख रूप से बाजरा, रागी, ज्वार, इन अनाजों का इस्तेमाल ज्यादा करो। और साथ ही इन मोटे अनाजों को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो खाने वाले के साथ साथ ये उगाने वाले यानी कि किसान भाई के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो इसमें सबसे पहले है ज्वार। तो अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से, तो ये भारत की तीसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमने देखा कि चावल सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल, उसके बाद गेहूं का नंबर आता है। तीसरे नंबर पर किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में और उत्पादन के मामले में तीसरी इंपॉर्टेंट फसल है भारत की ज्वार। तो ज्वार प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये भी ज्वार के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। तो पूछा जाए ज्वार भारत में सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है, तो जवाब होगा तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा भी बहुत महत्वपूर्ण फसल है और पोषक तत्वों के मामले में ये प्रचुरता लिए होती है। साथ ही ये बलुआ यानी कि सूखी रेतीली मिट्टी और साथ ही उतली काली मिट्टी में भी आराम से उग सकती है। इसीलिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बाजरा का उत्पादन किया जाता है और बाजरा के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे आता है। तो राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इन क्षेत्रों में भी बाजरा का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। तीसरा मोटा अनाज है रागी। ये सूखे क्षेत्रों की फसल है और ये अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है, जैसे कि लाल, काली, बलुआ, दोमट, उतली काली मिट्टी, इन पर आराम से रागी उगाई जाती है। इसमें भी पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा प्रचुरता होती है, जिसमें लोहा जिसे हम आयरन कहते हैं, कैल्शियम जो सूक्ष्म पोषक होते हैं, भूसी होती है, रागी में बड़ी मात्रा में होती है। तो रागी भी पोषक तत्वों में प्रचुर होती है। प्रमुख रूप से रागी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में भी रागी का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो मोटे अनाज के अंतर्गत प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा और रागी, इन फसलों का नाम आता है। नेक्स्ट फसल है अपनी मक्का। मक्का भी एक खरीफ की फसल है। ये खाने के साथ साथ चारे के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो ये एक ऐसी फसल है जो कि खाद्यान्न के साथ साथ चारे के रूप में भी काम में आती है। प्रमुख रूप से ये कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो ये खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में इस्तेमाल में आती है। ये खरीफ की फसल है, लेकिन कुछ राज्यों में इसका उत्पादन रबी के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि बिहार राज्य में। तो मोटे तौर पर तो ये खरीफ की फसल है, लेकिन कुछ राज्यों में ये रबी ऋतु में भी उगाई जाती है। इसके लिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में ये अच्छी मात्रा में उगती है। मक्का के उत्पादन में वर्तमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। हमने मक्का का बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा लिया है। इसका कारण क्या है? प्रमुख रूप से जो उच्च पैदावार वाले बीज है, ऐसे बीज जिनके इस्तेमाल करने से हमें ज्यादा फसल मिलती है, उन्हें बोला जाता है उच्च पैदावार वाले बीज। तो मक्का के ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया हमने जिससे कि ज्यादा पैदावार मिल सके।
इसके अलावा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके, यानी कि इन आधुनिक प्रौद्योगिक निवेश द्वारा हमने मक्का के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि की है। बात करते हैं कि मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है। नेक्स्ट फसल है दालें। अब दालें अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है, चना है, इसके अलावा तूर, जिसे हम अरहर भी कहते हैं, ये प्रमुख दालें वाली फसलें हैं। दालें जो है वो प्रोटीन से भरपूर होती है, इसीलिए ये शाकाहार भोजन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से शाकाहारी है, वो प्रोटीन के रूप में इन दालों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दालें एक फलीदार फसल होने की वजह से वायुमंडल से नाइट्रोजन का अच्छे तरीके से यौगीकरण कर पाती है, इसीलिए ये मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ भी बना के रखती है। इसीलिए किसान भाइयों को बोला जाता है कि आप दूसरी फसलों के रोटेशन में दालों को भी उगाओ, ताकि आपकी मिट्टी, आपका खेत प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे। तो दालें प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है, इसीलिए शाकाहारी भोजन में इसका बड़ी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अपने प्यारे देश भारत की, तो भारत दालों के उत्पादन में और दालों को उपभोग करने में, पैदा करने में और खाने में, दोनों में ही पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। दालों की खास बात है कि इसे कम नमी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क परिस्थितियों में भी आराम से उगाया जा सकता है। साथ ही इसे अन्य फसलों के आवर्तन में, अन्य फसलों के रोटेशन में भी बोया जाता है। आवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसान भाई 3-4 महीने में एक फसल लेते हैं, उसके बाद दूसरी फसल जब लगाई जाती है उसे बोला जाता है फसलों का आवर्तन, फसलों का रोटेशन। तो दूसरी फसलों के आवर्तन में बड़ी मात्रा में दालों को बोया जाता है। इसका कारण मैंने आपको बताया कि दालें फलीदार फसल होने की वजह से वायुमंडल से आराम से नाइट्रोजन का यौगीकरण करती है, जिसकी वजह से मिट्टी का प्राकृतिक रूप से उपजाऊपन बढ़ता है, मिट्टी अपनी उपजाऊ बनी रहती है। प्रमुख रूप से अलग अलग दालें राजस्थान में बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये राज्य भी दालों के उत्पादन में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। तो आज के इस सेशन में जो भी हमने समझा, उसका लर्निंग आउटकम क्या रहा? एक तो हमने भारत की अलग अलग फसल ऋतुएं, रबी, जायद, खरीफ, इनको समझा। कौन कौन से महीने में बोई जाती है, कौन कौन से महीने में काटी जाती है, इन फसल ऋतुओं के अंतर्गत फसलें कौन कौन सी है, ये समझा। और भारत की कुछ प्रमुख फसलें, जैसे कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज, जिसमें हमने ज्वार, बाजरा, रागी, इसके अलावा हमने मक्का और दालों की कुछ प्रमुख विशेषताएं और इनके प्रमुख उत्पादक राज्यों को समझा। तो जो भी आज हमने समझा है उसको हम टेस्ट कर लेते हैं प्रश्न के माध्यम से। पहला प्रश्न है, खरबूजा रिक्त स्थान में उगता है। बोला जा रहा है कि खरबूजा कौन से ऋतु में उगता है? अ रबी ऋतु में, ब खरीफ ऋतु में, स जायद ऋतु में, द जायद और रबी दोनों ऋतु में। तो हमने देखा था कि जो जायद की फसलें होती है, जो कि जल वाली फसलें होती है, उसमें प्रमुख रूप से नाम आता है खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, अलग अलग सब्जियों का। तो खरबूजा प्रमुख रूप से एक जायद की फसल है। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, किस राज्य में ये एक निर्वाह फसल है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में तो चावल एक वाणिज्यिक फसल है, यानी कि इन राज्यों में बड़ी मात्रा में चावल उगाया जाता है और इनको बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। तो कौन से राज्य में चावल एक वाणिज्यीकरण की फसल न होकर प्रमुख रूप से एक निर्वाह फसल है? अ उड़ीसा, ब उत्तर प्रदेश, स पश्चिम बंगाल, द बिहार।
तो हमने देखा था कि उड़ीसा में चावल एक निर्वाह फसल है। ऑप्शन नंबर अ अपना सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न अपने सामने है, फसलों के किस समूह को मोटे अनाज के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? बोला जा रहा है कि इन चारों विकल्प में फसलों का वो कौन सा समूह है जिन्हें मोटे अनाज के अंतर्गत रखा जाता है? अ मक्का और गेहूं, ब तिल और मूंगफली, स उड़द और अरहर, और द है बाजरा और रागी। तो हमने देखा था कि मोटे अनाज के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 फसलें आती है, ज्वार, बाजरा और रागी। तो ऑप्शन नंबर द अपना सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने प्रमुख रूप से फसल ऋतुएं और भारत की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में समझा। आशा है कि आज के सेशन में जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।